हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएम, और वो पोएम है ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू, रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल। अब मेटाफिजिकल पोएम क्या होता है? मेटाफिजिकल पोएम एक्चुअली ये बहुत फेमस हो गया था 17th सेंचुरी इंग्लैंड में और पूरा यूरोप में भी। ठीक है, एक्चुअली मेटाफिजिकल पोइट्री वो पोइट्री होता है जिसमें या तो लव को लेकर के डिस्कस किया जाता है या तो डिवोशन, रिलीजियसनेस, आई मीन गॉड। तो या तो गॉड, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी या फिर लव, पैशन, इसको लेके डिस्कस किया जाता है। हालांकि दोनों बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, एकदम पोलर अपोजिट टॉपिक है, फिर भी ये दोनों ही मेन टॉपिक्स है मेटाफिजिकल पोइट्री का। ठीक है, और इनको मेटाफिजिकल पोइट्री क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन दिस पोइट्री, इन दिस काइंड ऑफ पोएम्स, पोएट्स टेंड टू चेंज देयर ग्राउंड्स फ्रॉम फिजिकल टू मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब भी होता है बियॉन्ड फिजिकल। ठीक है, समथिंग एक्स्ट्रा देन फिजिकल। अब फिजिकल मतलब यहाँ दो चीज़, एक तो बॉडीली स्टेटस, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है हम लोग का, जो शारीरिक अस्तित्व है, ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक वो हो गया। और फिजिकल का एक दूसरा मतलब निकल के आता है नेचुरल। ठीक है ना, मतलब काफ़ी स्वाभाविक जो है, यूजुअल जो है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ मेटाफिजिकल इन बोथ सेंस, क्योंकि ये कोई भी शुरुआत तो ये कोई नेचुरल चीज़ से ही होता है, कोई अर्थली, कोई वर्ल्डली चीज़ से ही होता है, लेकिन आखिरकार वो लीड करता है एक स्पिरिचुअल आइडिया में, एक डिवाइन आइडिया में, एक मेटाफिजिकल आइडिया में। ओके, एक नॉन फिजिकल रिलीजियस आइडिया में। पहली बात ये, और दूसरा बात ये कि इसमें काफ़ी सारा मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ होता है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ फेमस ओनली फॉर two main reasons. First, because of its metaphysical conceits. Secondly, because of the way the poets convey it. ठीक है, जिस तरीके से लव को लेकर के ही डिस्कस किया जाए या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल गॉड को लेकर ही डिस्कस किया जाए, जिस तरीके से एक वर्ल्डली या मटेरियल या नॉर्मल चीज़ को पिकअप करके फिर उसके साथ जो एक मतलब लिंक किया जाता है, कोई भी वर्ल्डली चीज़ का साथ आखिरकार स्पिरिचुअली को जिस तरीके से, जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिंक किया जाता है, यही वजह से, और यहीं पे मेटाफिजिकल कंसीट भी आता है। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी फेमस था मेटाफिजिकल पोइट्री। जनरली जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल, ये दोनों ही बहुत जाने माने मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। हालांकि और भी थे, जैसे रिचर्ड क्रैशो थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे। ठीक है, बट मेनली सबसे दो जो फेमस है, जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल, तो उन्हीं में से एक मेटाफिजिकल फेमस पोइट एंड्रयू मार्वेल, उनका पोइट्री है ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू। ठीक है, अब ये ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू, हालांकि एक तो ऊपर ऊपर में ये एक ड्यू ड्रॉप का कहानी है कि ड्यू ड्रॉप आता है, ठीक है, फिर थोड़ा देर बाद सन का हीट से वेपर राइज्ड होके ऊपर चल भी जाता है, स्काई में लौट भी जाता है। लेकिन एक्चुअली इसमें बताया गया है कि ह्यूमन सोल का कहानी, ह्यूमन सोल को यहाँ पे ड्यू ड्रॉप के साथ कंपेयर करके उसका पूरा लाइफ जर्नी यहाँ पे बताया गया कि कैसे वो आता है यहाँ, लेकिन धरती में उसको मन नहीं लगता। वो हमेशा अपने गॉड, अपने फादर, अपना हेवनली और अपना डियर ओरिजिनेटर, अपना गॉड के पास लौटने का कोशिश करता रहता है। ये जो यर्निंग है, ये जो लॉन्गिंग है अपना सोल का, ह्यूमन सोल का, अपना असली जगह हेवन में, गॉड के पास लौट जाना, वही ये पूरा पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है एंड्रयू मार्वेल ने। तो आइए अब हम लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन में चलते हैं, और पोएम का समझाने का थ्रू ही मैं इस पोएम में किस तरीके से मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया गया है और मेटाफिजिकल कंसीट क्या होता है वो भी बढ़िया से आपको समझा दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। See how the orient dew shed from the bosom of the morn into the blowing roses. ठीक है, तो देखो कैसे, see how the orient dew, देखो कैसे orient dew, orient मतलब orient यानी ईस्ट, related to ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट में क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न होराइजन का बात किया जा रहा है, क्योंकि एवरीबडी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। तो वहीं ईस्टर्न होराइजन से जो ड्यू गिरा है, ठीक है, मतलब आसमानी सब जो ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, जो ओस होती है, वो तो आसमान से ही गिरता है ना। तो यहीं ओरिएंट ड्यू यानी आसमान से, पूर्वी आसमान से, ठीक है, ईस्टर्न होराइजन ऑफ द स्काई से निकला हुआ ड्यू। अच्छा, ये है ओरिएंट की एक मीनिंग। ओरिएंट का एक दूसरा मीनिंग पर्ल भी होता है, मोती। ठीक है, मोती को भी समझाने के लिए कभी कभी हम लोग ओरिएंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दोनों ही सेंस यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एक तो जो ड्यू ड्रॉप है ये ईस्टर्न होराइजन से निकला हुआ है, मतलब सूरज उग रहा है उस टाइम पे। ठीक है, सो दैट टाइम, और रादर टू से दैट डायरेक्शन,
वहीं सूरज पूरब में उग रहा है, वहीं से ये ड्यू ड्रॉप आ रहा है और प्लस वो एकदम मोती के जैसा चमक रहा है। तो दोनों ही तरीके से ओरिएंट ड्यू इसको कहा जा सकता है। शेड फ्रॉम द बॉसम ऑफ द मॉर्न या यहाँ की मॉर्निंग, सुबह। बॉसम यानी यहाँ चेस्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। सो जैसे मॉर्निंग का चेस्ट से, यहाँ पे मॉर्निंग को एक्चुअली पर्सोनिफाई किया गया है। यहाँ पे हम लोग पर्सोनिफिकेशन देखते हैं ना। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन होता है कोई भी नॉन पर्सनल थिंग को, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, बस पर्सन नहीं होना चाहिए। एनिमल हो सकता है, क्रीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या फिर चेयर टेबल फर्नीचर रॉक कुछ भी हो सकता है, बस पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई चीज़ को एक पर्सनल एट्रीब्यूट देना, उसको एक पर्सन के जैसे ट्रीट करना। क्योंकि देखिए ये जो बताया गया है कि शेड फ्रॉम द बॉसम ऑफ मॉर्न, अब चेस्ट किसका रहता है ना? कोई चेयर टेबल या गाछ या पशु पक्षी का, मतलब पशु पक्षी का भी चेस्ट रहता है, बट यहाँ पे एक्चुअली जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो एक पर्सन को लेकर ही किया गया है। तो मॉर्निंग इज़ हेयर पर्सोनिफाइड। तो मॉर्निंग का बॉसम में से, मॉर्निंग का चेस्ट में से कौन निकल के आ रहा है? ड्यू निकल के आ रहा है। जैसे हम लोग जब कोई सेपरेशन होता है, हम लोग का कोई भी बहुत प्यारा चीज़ हम लोग से छीनता है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एकदम सीने से छीन के लेके गया, ठीक है, एकदम दिल से बिछड़ करके लेके गया। तो ठीक वैसे ही ये जो ड्यू ड्रॉप है ये बहुत फेवरेट था, ठीक है, ये मॉर्निंग स्काई का, ठीक है, बहुत फेवरेट था, लेकिन उससे इसको छीन के लाया गया है, उससे इसको सेपरेट कर दिया गया। शेड मतलब बीइंग सेपरेटेड, सेपरेट होके आया है ड्यू, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ समझ में आ रहा है कि उसका सीने से उसको अलग करके बिछड़ करके लेके आया गया है। इनटू द ब्लोइंग रोजेस, और आके वो कहाँ पे आया है? ब्लोइंग रोजेस मतलब सुबह का हवा में जो रोज़ हिल रहे हैं, वो हवा में हिलता हुआ डांस करता हुआ रोज़ में, ब्यूटीफुल रोज़ फ्लावर में आके वो ड्यू ड्रॉप गिरा है, ठीक। येट केयरलेस ऑफ इट्स मैंशन न्यू, मैंशन मतलब पैलेस, ठीक है, के घर। एक्चुअली यहाँ पे मेंशन इन द सेंस कि बहुत बड़ा घर, पैलेस जैसा। तो इसका जो नया घर है, किसका नया घर? ड्यू ड्रॉप का जो नया घर है। नया घर मतलब क्या? जो रोज़, क्योंकि अभी तो आकर के रोज़ में ही गिरा है, तो फिलहाल क्योंकि रोज़ का ऊपर ही वो है, इसलिए रोज़ है उसका न्यू मैंशन। तो ये है तो बहुत बढ़िया मैंशन। देखिए रोज़ अब है भी तो पैलेस जैसा बहुत खूबसूरत होता है, बहुत रॉयल लुकिंग होता है। ठीक वैसे ही द फ्लावर रोज़ इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। तो है तो एक बिल्कुल नया मैंशन जैसा, एकदम ब्राइट, स्पार्कलिंग, ब्यूटीफुल, बट फिर भी इतना सुंदर घर ड्यू ड्रॉप को मिलने के बाद भी ड्यू ड्रॉप बिल्कुल भी खुश नहीं है। ड्यू ड्रॉप को उस पर मतलब एकदम कोई फोकस ही नहीं है कि हाँ हमको इतना बढ़िया घर मिल गया। नो, इट्स नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू इट, ठीक है। फॉर द क्लियर रीजन वेयर इट वॉज बॉर्न, क्योंकि वो क्लियर रीजन, वो एकदम साफ जगह, वो पवित्र जगह जहाँ पे ये बॉर्न हुआ था, जहाँ पे इसका क्रिएशन हुआ था, किसका? ड्यू ड्रॉप का। अब ड्यू ड्रॉप का क्रिएशन कहाँ हुआ था? स्काई में हुआ था, है ना। राउंड इन इटसेल्फ इनक्लोजेस, तो वहीं पे जो स्काई में जो प्योर रीजन्स ऑफ द स्काई, ठीक है, जो हाई एरियाज़ ऑफ द स्काई था, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई कुछ गंदगी नहीं था, बहुत क्लीन एंड सैक्रेड और प्योर रीजन था स्काई का। वहाँ से ड्यू ड्रॉप का क्रिएशन हुआ था। तो वहीं जो जगह का प्योरिटी है, वहीं जो जगह का खासियत है, मेमोरी है, वो ये ड्यू ड्रॉप अपना खुद के अंदर समेट के रखना चाह रहा है। बहुत केयरफुली वो अपना पुराना एक्चुअल जो जगह है, एक्चुअल जो उसको क्रिएशन प्लेस है, उसका मेमोरी को, उसका खासियत को, उसका प्योरिटी को वो अपने आप में लिमिटेड करके रख रहा है। राउंड इन इटसेल्फ इनक्लोजेस, एकदम गोल तरीका, क्योंकि ड्यू ड्रॉप का मतलब शेप क्या होता है? राउंड ही होता है, गोल होता है। तो वहीं गोल शेप के अंदर जैसे सब कुछ वो लॉक करके रख रहा है, ठीक है। इनक्लोजेस मतलब लॉक्स, कवर्स। एंड इन इट्स लिटिल ग्लोब्स एक्सटेंड, और उसका जो छोटा सा ये धरती है, अब धरती मतलब क्या? उसका जो गोल शेप, ठीक है, उसी को ग्लोब यानी गोल शेप को ही बताया जा रहा है। जैसे धरती भी गोल होता है, ठीक वैसे ही ड्यू ड्रॉप भी गोल है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरीके से ड्यू ड्रॉप को धरती का ही एक माइक्रोकॉस्म का रूप में बताया गया है, धरती का एक मिनी वर्जन, ठीक है। तो एकदम छोटा सा अपना ये जो धरती जैसा शेप है, इसका अंदर ये सब कुछ कंटेन करके रख रहा है, ठीक है ना। फ्रेम्स एज इट कैन इट्स नेटिव एलिमेंट, ठीक है। फ्रेम मतलब उसमें शेप कर लेना, ठीक है, उसी के अंदर सारा चीज़ को मैनेज, कंटेन कर लेना, ठीक है, धारण कर लेना। तो वो अपना ये जो छोटा धरती जैसा गोल शेप है, उसी के अंदर वो अपना नेटिव एलिमेंट को धारण कर ले रहा है। नेटिव एलिमेंट यानी उसका जो ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ओरिजिनल इंग्रेडिएंट का एक्चुअली ड्यू ड्रॉप किससे बना है ना? वाटर। यहाँ पे वाटर का बात किया जा रहा है, क्लियर वाटर।
ओके, नेटिव एलिमेंट। तो वो जो क्लियर वाटर है वो उसको अपना जो ओरिजिनल वाटर है उसको अपना राउंड शेप में वो कैद करके रख रहा है, बहुत संभाल के रख रहा है, ठीक है। हाउ इट द पर्पल फ्लावर डज स्लाइट, कैसे ये वो पर्पल फ्लावर मानी यहाँ क्रिम्सन फ्लावर है, वेरी ब्राइट रेड फ्लावर, यानी कि सीधा तरीके से रोज़ को समझाया जा रहा है। जो सुंदर सा रेड ब्राइट रोज़ के ऊपर वो आकर के गिरा है ड्यू ड्रॉप, वहीं रोज़ को ये स्लाइड कर रहा है। स्लाइड यानी यहाँ पे ह्यूमिलिएट करना, एक हेट करना, डिसलाइक करना, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। उससे वो दूर रह रहा है, उसको वो अपने से दूर करके रख रहा है। ही इज़ नॉट एट ऑल लाइकिंग द रोज़, ठीक है। इट्स ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द रोज़, ठीक है। रोज़ से वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है, क्यों? स्केयर्स टचिंग वेयर इट लाइज, ठीक है। अब ये क्यों का जवाब एक्चुअली ये है कि ड्यू ड्रॉप को रोज़ पसंद नहीं है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, पसंद नहीं है। एक्चुअली रीज़न हम लोग समझ सकते हैं कि ड्यू ड्रॉप इज़ मिसिंग इट्स ओरिजिन वेरी मच। वो स्काई से आया है तो स्काई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। अब धरती में चाहे जितना भी खूबसूरत जगह उसको क्यों ना मिले, उससे उसका मन बहल ही नहीं रहा, उससे उसका मन खुश हो ही नहीं रहा कि उसको तो चाहिए ही नहीं। उसको तुम पूरा राज प्रसाद भी लेके ला दो तो भी वो खुश नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स ओनली टू गेट बैक टू वेयर इट केम फ्रॉम, दैट इज़ द स्काई। आसमान में वो वापस जाना चाह रहा है जहाँ से वो आया था। धरती में कोई भी कितना भी खूबसूरत उसको फूल दे दो, पत्ता दे दो, डजंट मैटर। तो इसीलिए वो हमेशा ये रोज़ से दूर रहना चाह रहा कि नहीं भाई, हम तुमको पसंद नहीं करते, हमको जाना है, लौट के जाना है जहाँ पे हम थे। तो आई विल नॉट गेट क्लोज टू यू। स्केयर्स टचिंग वेयर इट लाइज, तो इसलिए स्केयर्सली मतलब हार्डली, मतलब बहुत ही, मतलब ना बराबर। तो एकदम इतना कम टच किया हुआ है कि जैसे लग रहा है कि अगर इसका बस चले तो वो बिल्कुल टच ही ना करे, लेकिन थोड़ा टच तो करके रहना पड़ेगा ही ना। इसलिए एकदम थोड़ी सी, जैसे आप लोग देखेंगे भी कि ड्यू ड्रॉप ओस का बूंद जब कहीं पे गिरता है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम फैल जाता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं। वो एकदम अपना गोल शेप एज 90% जितना हो सके वो अपना गोल शेप मेंटेन करके एकदम मिनिमम टच करके रहता है जो भी सरफेस में वो गिर रहा है, चाहे फूल में गिरे, पत्तों में गिरे, कोई चीज़ में गिरे, ठीक है। बहुत मिनिमम जगह टच करके अपना गोल शेप को मेंटेन करने का कोशिश करता है। तो ये ड्यू ड्रॉप भी वही कर रहा कि इतना कम जगह है, मतलब अगर टच करके रहना पड़ रहा है इसलिए, नहीं तो उतना भी वो टच नहीं करता, जैसे दूरी मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। But gazing back upon the skies shines with a mournful light. Gaze मतलब है एक मतलब to look intently, ठीक है। वो देख रहा है बहुत मन से, बहुत चाहत से वो देख रहा है, किसका तरफ? He is staring, it's looking at the sky. Sky मतलब उसका अपना जो एक्चुअल होम है, ओरिजिनल होम है, उस तरफ वो देखता रहा है कि कब मैं वापस जाऊंगा, कब मैं अपना असली घर में वापस जाऊंगा। द ड्यू ड्रॉप इज़ रियली वेरी अर्जेंटली इट्स फीलिंग द नीड टू गो बैक देयर। बहुत ही उसको मन कर रहा है अब, और यहाँ नहीं रहेंगे, जाएंगे, अब हमको जाना ही है कैसे भी हो। शाइन्स विद अ मोर्नफुल लाइट, इसलिए वो जो शाइन भी कर रहा है, जो सुबह का रोशनी उस पर गिर रहा है, ड्यू ड्रॉप पे गिर रहा है, तो ड्यू ड्रॉप शाइन करता है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है जो वो शाइन भी लेकिन खुशी का शाइन नहीं है, वो भी एक मोर्नफुल लाइट, मतलब बहुत ही एक लैमेंटिंग लाइट, बहुत ही सैड एक रोशनी के साथ जैसे लग रहा है वो शाइन कर रहा है। क्यों वो सैड है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट बैक टू होम, ठीक है। अब मोर्नफुल लाइट का यहाँ पे ये भी हम लोग मतलब निकाल सकते हैं, जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्लेजिंग वाला या डैजलिंग वाला शाइनिंग नहीं है, एक थोड़ा सा माइल्ड, ठीक है, थोड़ा सा हल्का किस्म का, नरम किस्म का शाइनिंग है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग शाइनिंग है, तो इस तरीके से भी इसको मोर्नफुल यानी कि एक लाइट फेज ऑफ शाइनिंग बोला जा सकता है। और जाहिर सी बात है मोर्नफुल यहाँ पे एक्सप्रेस करता है कि जो दुख है ड्यू ड्रॉप का, जो उसका चाहत है वापस जाने का, जो मिस कर रहा है अपना असली घर स्काई को, उसको भी दिखाता है, दर्शाता है यहाँ पे। लाइक इट्स ओन टीयर, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पोएटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे इमेजिनेशन किया गया। लाइक इट्स ओन टीयर, ठीक है, जैसे लग रहा है ये खुद ही अपना एक आंसू हो, ठीक है। अब आंसू क्यों? ये क्योंकि द टीयर ड्रॉप इज़ ऑल्सो राउंड, ओके, टीयर ड्रॉप इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ठीक वैसे ही एक जैसे लग रहा है ये खुद ने अपना एक आंसू गिराया हो और वो आंसू में ही ये खुद पूरा समा गया हो, ठीक है। अपना आंसू में और अपने आप में कोई और अंतर नहीं बचा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा पूरा दुख ही दुख है, ठीक है, उसमें दुख छोड़ के और कुछ नहीं भरा। वो बहुत चाह रहा है कि बस अब जाना है हमको, मेरे घर जाना है, हमको नहीं रहना यहाँ,
बिकॉज सो लॉन्ग डिवाइडेड फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर यानी कि सर्कल, ठीक है। अच्छा, स्फीयर यानी यहाँ दो मतलब बनता है, एक तो स्फीयर यानी द स्फेरिकल शेप, ठीक है, सर्कुलर एरिया, और दूसरा है कि स्फीयर यानी द एरिया ऑफ द स्काई, ठीक है, द लेयर ऑफ द स्काई, ठीक है। तो जो स्तर पे जो आसमान है, वहाँ का जो रीजन है, वहाँ का जो स्तर है, वहाँ से जो वो डिवाइडेड हुआ है, वहाँ से जो वो अलग हुआ है, बिछड़ा है ड्यू ड्रॉप, बस तभी से उसका मन एकदम सही नहीं है। रेस्टलेस इट रोल्स एंड अनसिक्योर, तब से वो उसका एक मिनट का चैन नहीं है, वो इधर से उधर घूमे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ड्यू ड्रॉप जब कोई भी जगह में पड़ता है, कोई भी सरफेस में पड़ता है, तब थोड़ा सा इधर उधर वो रोल करता है। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए कितना वो रेस्टलेस है, उसको एक मिनट का भी चैन नहीं, एक मिनट भी वो ठंड होके बैठ नहीं पा रहा, इतना उसका मन है घर वापस जाने का कि उसको लग रहा है कि अभी चल जाए, अभी चल जाए, इधर दौड़ रहा, उधर दौड़ रहा, एक मिनट भी वो शांति से नहीं बैठ रहा, एक मिनट भी उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं आ रहा, ठीक है। ट्रेम्बलिंग लेस्ट इट ग्रो इम्प्योर, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, कांपना, ठीक है, वो कांप रहा है, किस डर से कांप रहा है, ताकि ये इम्प्योर नहीं हो जाए। अभी तक तो इसने अपना प्योरिटी को मेंटेन करके रखा है, कैसे, ये अपना नेटिव एलिमेंट, जैसे हम लोग फर्स्ट आंसर में ही पढ़े थे कि नेटिव एलिमेंट को अपना वो एक राउंड फिगर में एकदम इनक्लोज करके रखा है, ठीक है। गोल शेप के अंदर उसने अपना एक्चुअल जो वाटर ड्रॉप है, वाटर से वो बना हुआ है, वाटर को प्योर एकदम लॉक करके रखा है, ठीक है, और पूरा टच भी वो कहीं नहीं कर रहा, तो वो अपना पूरा प्योरिटी जो है उसको मेंटेन करने का कोशिश कर, लेकिन फिर भी ड्यू ड्रॉप में एक डर है कि कहीं हम इम्प्योर ना हो जाए, कहीं हम इम्प्योर ना हो जाए। क्यों? बिकॉज द अर्थ इज़ लेस प्योर दैन द स्काई, स्काई में कोई गंदगी नहीं, स्काई में कोई पोल्यूशन नहीं, स्काई में कुछ तरीके का कोई इम्प्योरिटीज़, कोई करप्शंस नहीं है। तो दैट इज़ अ सेक्रेड एरिया, दैट इज़ अ प्योर एरिया, बट अर्थ इज़ नॉट लाइक दैट। धरती में यहाँ पे मिट्टी है, गंदगी है, पोल्यूशन से कीड़े मकोड़े है, ठीक है, काफ़ी सारा यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो ड्यू ड्रॉप को इम्प्योर, जो ड्यू ड्रॉप को डर्टी बना सकता है। इसलिए ड्यू ड्रॉप को डर लगा हुआ है कि कहीं हम इम्प्योर ना हो जाए, कहीं हम जहाँ से आए थे वो प्योरिटी को जो अब तक हम खुद में समाये हुए थे, लॉक करके हुए थे, मेंटेन करके हुए थे, कहीं वो खो ना जाए, ये डर है ड्यू ड्रॉप को। Till the warm sun pity its pain and to the skies exhale it back again, जब तक कि warm sun, एकदम जो bright and warm sun है, सूरज है, pity its pain, pity मतलब to show mercy, उसको दया आया, बेचारा सन को इस पे माया आया कि इतना ये रेस्टलेस है, घर जाने के लिए उतावला है, डर रहा है बेचारा, चलो इसको थोड़ा मदद कर दिया जाए। तो कैसे उसने जो ड्यू ड्रॉप का दर्द था, जो ड्यू ड्रॉप का दुख था, उस पर उसको माया आ गया, दया आ गया, और सन ने क्या किया, एक्सेल इट बैक अगेन। कहाँ पे एक्सेल बैक कर दिया? टू द स्काइज, उसको स्काई में जहाँ उसका एक्चुअल होम था, एक्चुअली जो उसका घर था आसमान में, वहाँ उसको दोबारा पहुँचा दिया। कैसे? बाय इवेपोरेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि जब सूरज उगता है, दिन बढ़ता है, तो जो इंक्रीज हीट एंड इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सन है, जो सूरज का बढ़ता हुआ तापमान है, उससे क्या होता है, जो ड्यू ड्रॉप्स होता है, जो ओस की बूंदें होती है, वो इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है, वो उड़ जाती है, उब जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे उसी सेम नेचुरल फिनोमेना को एक पोएटिक एंगल दिया गया कि जैसे सन का हीट से डिसअपियर हो जाता है ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, तो जैसे लगा कि सन ने अपना हीट के ज़रिए उसको ड्यू ड्रॉप को क्या किया, इवेपोरेट कर दिया, मतलब यहाँ से वैनिश कर दिया, अर्थ से वैनिश कर दिया, और कहाँ भेज दिया? डायरेक्टली स्काई में, क्योंकि अल्टीमेटली वेपराइज्ड होने के बाद जो भी वाटर वेपर रहता है, जो गैस का फॉर्म में रहता है, जाता तो वो ऊपर ही है ना, स्काई की तरफ। तो यहाँ भी वही हुआ कि उसको सन ने अपना हीट के ज़रिए, अपना तापमान के ज़रिए ड्यू ड्रॉप को वैनिश कर दिया, ड्यू ड्रॉप को एवेपोरेट कर दिया और भेज दिया कहाँ? जहाँ पे वो बेचारा अब तक जाना चाह रहा था। तो ये था पोएम का फर्स्ट सेक्शन। इसमें एक्चुअली एक जो अपेरेंट रियलिटी है इस पोएम का कि ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू, की एक ड्यू ड्रॉप का कहानी। तो ड्यू ड्रॉप का ये जो कहानी यहीं पोएम का फर्स्ट हिस्सा में बताया गया है कि कैसे ड्यू ड्रॉप स्काई से बिछड़ता है, ठीक है, फिर रोज़ में गिरता है, लेकिन बेचारा उसको एक पल का उसको शांति नहीं है, हमेशा डर रहता है इम्प्योर ना हो जाओ, कोई मेरे नेटिव एलिमेंट को टच ना कर ले, ठीक है, मुझे जाना है, वहाँ जाना है, कि ब्यूटीफुल रोज़ हमको कोई मतलब कुछ मेरा ही नहीं है। अल्टीमेटली सन के ज़रिए वो ऊपर चल ही जाता है। अब जो पोइट का सेकंड हिस्सा आएगा, व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स द सेकंड सेक्शन ऑफ द पोएम, तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये ड्यू ड्रॉप एक नॉर्मल ड्यू ड्रॉप नहीं है, ये एक्चुअली
इज़ अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोल। जो मानव आत्मा है, जो मनुष्य का जो स्पिरिट है, उसको ही एक सिंबल का तौर पे यूज़ किया गया है ड्यू ड्रॉप का ज़रिए। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, बट इसको नेक्स्ट जाने से पहले यहाँ पे कंसीट का एक आपको कंसेप्ट समझा देते हैं। व्हाट इज़ मेटाफिज़िकल कंसीट। जैसे हम वीडियो को शुरुआत में ही बोले थे कि मेटाफिज़िकल पोइट्री फेमस है ही दोनों चीज़ के लिए, कि किस तरीके से, किस इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे लव और स्पिरिचुअलिटी दोनों डिफरेंट लाइक पोलर अपोजिट टॉपिक्स को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पोएम लिखा जाता है। और नंबर 1 तो ये है, और नंबर 2 है मेटाफिज़िकल कंसीट का, यहाँ पे बहुत एकदम बढ़िया से यूज़ किया जाता है। अब कंसीट क्या है? कंसीट को हम लोग एक्सटेंडेड मेटाफर्स समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आसान भाषा में मैं समझाऊँ तो कंसीट है एक ऐसा लिंक, एक ऐसा आइडिया जो दोनों बहुत ही डिसिमिलर चीज़ को, दोनों डिसिमिलर टॉपिक्स को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन डन का एक पोएम है फ्ली। ठीक है, द फ्ली। तो उसमें ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है कि एक जो फ्ली है वो क्या कर रहा है, जो लवर है, लवर का पहले ब्लड सक कर रहा है। ठीक है, अब फ्ली क्या करता है, हर कोई का ब्लड सक करता है, जैसे मस्क्यूटो है ना, वो हर किसी का ब्लड सक करते रहता है। तो वो जो फ्ली है डन का पोएम में, वो पहले ब्लड सक कर रहा है लवर का, फिर जाके वो बिलवेड का, वो जो लवर का प्रेमी है, बिलवेड है, उसका भी ब्लड सक कर रहा। अब इसको किस हिसाब से दिखाया जा रहा है? द यूनिफिकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, लवर और बिलवेड का जो फिजिकल यूनियन है उसका एक सिंबल फ्ली को दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्ली का शरीर में पहले लवर का ब्लड गया, फिर उसने सक किया बिलवेड का ब्लड, तो बिलवेड का भी ब्लड गया, तो दोनों ब्लड जाके मिक्स हो गया ना, लवर का भी ब्लड और बिलवेड का ब्लड मिक्स हो गया। तो ये क्या दर्शाता है? अगर फिजिकल यूनियन दोनों में होता, कंजमेशन होता, तो तब भी तो दोनों का ब्लड एक साथ मिल जाता ना, देन ऑल्सो देयर फिजिकल यूनियन वुड टेक प्लेस। तो वो फिजिकल यूनियन को फ्ली का ज़रिए यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देखिए एक्चुअली में ये कितना फार फेचेड है। ठीक है ना, जो फ्ली एक जस्ट अ क्रिएचर, जस्ट अ नॉर्मल क्रिएचर, और फिजिकल यूनियन या द यूनियन ऑफ लवर्स, ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ठीक है, यह एक कम्प्लीटली अलग कंसेप्ट है। तो फ्ली का साथ लवर्स यूनियन या फिर फिज़िकल यूनियन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, डन ने इतना बुद्धि के साथ उसको इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि एक कनेक्शन उसमें लग गया। तो इसी को बोलते हैं मेटाफिज़िकल कंसीट। ठीक है, मेटाफिज़िकल कंसीट हमेशा फार फेचेड होता है। ठीक है, ऐसा दो चीज़ के बीच में मेटाफिज़िकल कंसीट में रिश्ता दिखाया जाता है कि ऐसे मतलब आम नज़र से देखेंगे तो वो दोनों चीज़ में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एक जनरली फिजिकल चीज़ होता है, मतलब नेचुरल चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ होता है, और एक जनरली एक आइडिया होता है। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, हो सकता है वो लव का आइडिया हो सकता है इमोशन हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी एक आइडिया होता है एक, और दूसरा जनरली कोई थिंग होता है, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई रियल ऑब्जेक्ट होता है। तो दोनों में एक फोर्सफुली एक लिंक क्रिएट किया जाता है, इसको कहा जाता है मेटाफिज़िकल कंसीट। जैसे हम फ्ली का उदाहरण दिया अभी, ये भी एक मेटाफिज़िकल कंसीट है। अब ये जो पोएम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन अ ड्रॉप ऑफ ड्यू, इसमें ये जो ड्यू ड्रॉप है इसको लेकर के भी मेटाफिज़िकल कंसीट की तरह यूज़ किया गया है। क्यों इसमें मेटाफिज़िकल कंसीट जैसा क्या है? क्योंकि जैसे देखिए जो टीयर वाला लाइन था कि शाइन्स विद अ मोर्नफुल लाइट लाइक इट्स ओन टीयर, जो ड्यू ड्रॉप जो है वो क्या है, खुद ही अपना ही एक टीयर जैसा इसको लग रहा है। तो अब सोचिए ना, कोई चीज़ खुद का एक आंसू जैसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, मतलब अगर कोई जैसे इंसान है, अगर इंसान कोई आंसू फेंक रहा है, आंसू उसका आँख से निकल रहा है, तो क्या वो इंसान का पूरा फिज़िकल एग्जिस्टेंस और इंसान जो आंसू गिरा है वो आंसू का फिज़िकल एग्जिस्टेंस है एकदम सेम हो सकता है? नहीं ना हो सकता। कितना ऑड ये आइडिया लगता है, कितना मतलब एकदम बेतुका सा बात लग रहा है। लेकिन यही यहाँ पे कितना सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि एक जो ड्यू ड्रॉप होता है वो भी तो राउंड वाटर ड्रॉप नियन होता है, और वो बेचारा आंसू फेंकेगा तो उसका आंसू भी तो हमेशा गोल ही होगा ना, वाटर ड्रॉप के जैसा ही होगा ना। तो
यहाँ पे आंसू का शेप और उसका अपना शेप जब एक हो गया, तो ये यहाँ पे मेटाफिज़िकल कंसीट है कि किस तरीके से, कितना ब्रिलियंटली, कितना ब्यूटीफुली ये दर्शाया जा रहा है कि ड्यू ड्रॉप, ठीक है, उसका दुख, उसका पूरा अस्तित्व ही दुख से भर गया, दुख छोड़ के उसमें और कुछ नहीं है, इसलिए वो और उसका खुद का आंसू दोनों एकदम यूनाइट होके एक हो गए। तो ये तो एक कंसीट हम लोग देखें कि कैसे एक कंसीट यूज़ हुआ है। ऐसे ही जब हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे पोएम का, तो उसमें और भी ऐसा ढेरों कंसीट यूज़ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो ड्यू ड्रॉप है, इसी को एज ए मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया गया है पोएम में, एक बार नहीं बार बार हम लोग आगे चल के और देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड सेक्शन। So the soul, that drop, that ray of the clear fountain of eternal day. So the soul मतलब ठीक वैसे ही जो सोल है, जो ह्यूमन सोल है, वो क्या है? That drop, सोल भी एक ड्रॉप ही तो है, ह्यूमन सोल भी तो एक ड्रॉप ही है। किस चीज़ का ड्रॉप? ड्यू ड्रॉप है? वाटर ड्रॉप है? नहीं, तो किस चीज़ का ड्रॉप है? दैट रे ऑफ द क्लियर फाउंटेन ऑफ इटर्नल डे। इटर्नल डे यानी यहाँ हेवन का बात किया जा रहा है, जहाँ पे हमेशा रोशनी रहता है, हमेशा लाइट रहता है, ठीक है। हेवन इज़ अ लैंड ऑफ इटर्नल लाइट, इटर्नल एनर्जी, इटर्नल हैप्पीनेस, ठीक है। तो अ रे ऑफ दैट इटर्नल डे, तो जैसे हेवन में पूरा इटर्नल डे है, हमेशा उसमें रोशनी है, हमेशा उसमें खुशहाली है, तो उसी का एक छोटा सा रे है हम लोग का सोल। क्यों? क्योंकि रिलीजियसली ये माना जाता है कि ह्यूमन सोल, एवरी ह्यूमन सोल हैज़ कम फ्रॉम द लैंड ऑफ हेवन एंड आफ्टर इट्स ह्यूमन लाइफ इट इज़ अगेन गोइंग टू रियूनाइट बैक इन द हेवन। ठीक जैसे ड्यू ड्रॉप भी, वो उसका ओरिजिन तो स्काई से है, ठीक है। भले वो रहता है थोड़ा देर अर्थ में, फूल में, पत्तों में, कोई भी चीज़ में रहता है, लेकिन फिर यहाँ पे उसका जब इवेपोरेट हो जाता है, जाके मिलता तो आसमान में ही है ना, जहाँ से वो मतलब उसका क्रिएशन हुआ था। तो ठीक वैसे ही जो ह्यूमन सोल है वो भी हेवन से आता है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे कोई मानव शरीर में प्रवेश करके उसको पूरा ज़िंदगी है वो काटता है। फिर जैसे ही वो बॉडी का डेथ होता है, जो इंसान का डेथ होता है, तो बॉडी तो जल जाता है, लेकिन सोल इज़ अनडिस्ट्रक्टेबल। सो सोल उसका बाद कैद, जैसे आपका ड्यू ड्रॉप एक राउंड फिगर के अंदर खुद को कैद करके रखता है, तो वैसे सोल भी इंसान का शरीर के अंदर खुद को कैद कर रखता है। कितना दिन तक? जितना दिन वो इंसानी शरीर ज़िंदा है, जितना दिन उस इंसान में ज़िंदगी बची हुई है। जैसे ही उसका मौत होगा तो बॉडी तो तबाह हो जाएगा, सोल को आज़ादी मिलेगा, सोल वापस लौट जाएगा अपना ओरिजिनल अबोर्ड, अपना असली होम, कहाँ? हेवन में। तो इसीलिए ही इसको एक ड्रॉप बोला गया, नॉट ऑफ नॉर्मल वाटर बट ऑफ द सोर्स ऑफ क्लियर वाटर्स ऑफ हेवन, नॉट अ नॉर्मल डे लाइट। एक नॉर्मल सूरज का किरण नहीं है, इटर्नल सूरज का किरण में से लाखों किरणों में से एक किरण वो है। हेवन में जो अंतहीन रोशनी है, उस रोशनी का ही एक किरण है हम लोग का ह्यूमन सोल, ठीक है। Could it within the human flower be seen? ठीक है, तो अब इसको कहाँ देखा जा सकता है? मानव का शरीर का तरह जो फ्लावर है, ठीक है, जैसे जो ड्यू ड्रॉप हम लोग का नॉर्मल ड्यू ड्रॉप था वो रोज़ फ्लावर में आके गिरा था, तो ठीक वैसे ही ह्यूमन सोल भी मानव शरीर में आके गिरता है। ठीक ड्यू ड्रॉप के लिए रोज़ फ्लावर जो था एक टेम्पररी शेल्टर, वैसे ही ह्यूमन सोल के लिए भी एक टेम्पररी शेल्टर क्या है? ह्यूमन बॉडी। बॉडी इज़ नॉट इज़ लाइक इट्स इटर्नल शेल्टर, हमेशा हमेशा के लिए बॉडी में रहने नहीं वाला, कुछ दिन के लिए रहने आया है, कुछ दिन का मेहमान है, उसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा बॉडी का, बॉडी एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, बस ये भी आज़ाद, ये भी हम लोग का सोल भी आराम से फिर चल जाएगा अपना अबोर्ड में। ओके, तो ह्यूमन फ्लावर के अंदर इसको देखा जा रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऑफ द क्लियर फाउंड, अच्छा ये तो बोला इटर्नल डे, रिमेंबरिंग स्टिल इट्स फॉर्मर हाइट, अभी भी वो अपना पुराना हाइट याद है उसको, ह्यूमन सोल को अपना हाइट याद है। हाइट मतलब द पोजीशन, द हाई पोजीशन इट यूज टू हेल्ड इन हेवन, उसको अभी भी याद है कि भले ही वो यहाँ अर्थ में एक मानव शरीर के अंदर कैद है, लेकिन वो कहाँ से आया है? वो हेवन से आया है। कितना ऊंचा जगह, कितना बढ़िया जगह से वो आया है, उसको याद है, वो भूला नहीं है कुछ। शन्स द स्वीट लिव्स एंड ब्लॉसम्स ग्रीन, तो इसीलिए शन मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, ठीक है, एब्सटेन रखना, खुद को कोई चीज़ से दूर रखना।
तो क्योंकि उसको याद है, जैसे ड्यू ड्रॉप को भी याद था कि उसका असली ओरिजिन कहाँ है, स्काई में है, एकदम प्योर स्काई में है, इसीलिए तो वो रोज़ में ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा था, धरती में ज़्यादा कुछ इधर उधर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि कहीं इम्प्योर ना हो जाए। ठीक सेम डर, सेम कंसर्न ह्यूमन सोल को भी है। उसको पता है हम कहाँ से आए हैं, एकदम एवर लास्टिंग इटर्निटी का जगह से आए हैं, रोशनी का जगह से आया है, प्योरिटी का जगह से, हेवन से हम आए हैं। तो हम कितना प्योर है, तो आई शुड नॉट एंगेज इन वर्ल्डली मैटर्स। दुनिया का इस पल्यूटेड करप्टेड चीज़ में हमको नहीं ज़्यादा पड़ना है, कहीं हम इम्प्योर ना हो जाए, कहीं मेरे अंदर भी दुनिया में जो शैतानी चीज़ें हैं, दुनिया में जो भी ख़राब चीज़ें हैं, करप्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, जो इनोसेंस को मार देती है, जो प्योरिटी को मार देती है, वो सब चीज़ मेरे अंदर भी ना आ जाए। मुझे अपना प्योरिटी को सस्टेन करके रखना है, बचा करके रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्वीट लीव्स एंड ब्लॉसम्स ग्रीन, मतलब वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डली प्लेजर्स ऑफ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जितना भी लग्जरी है, जितना भी वर्ल्डली प्लेजर है, ठीक है, जितना भी विलासिता है, आराम, आयोश, पैसा, जो भी कुछ मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट का चीज़ है, लग्जरी का चीज़ है, अटेंशन का चीज़ें है, वो सारा चीज़ को जो ह्यूमन सोल है वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। एंड रिकलेक्टिंग इट्स ओन लाइट, और वो खुद ही रिकलेक्टिंग यानी फिर से वो जुगाड़ करता है, फिर से अपने आप में वो अपना लाइट को बटोरता है। कौन सा लाइट? वो जो लाइट का एवर लास्टिंग लाइट का वो हिस्सा है, वो जो हेवनली लाइट का एक हिस्सा उसने अपने अंदर लेकर आया है इस धरती में, वही लाइट को वो अपने अंदर समेट के रहता है। ठीक जैसे ड्यू ड्रॉप अपना नेटिव एलिमेंट जो वाटर था उसको अपना राउंड शेप के अंदर समेट के रख रहा था ना, ठीक वैसे ह्यूमन सोल भी अपनी जो लाइट उसका था, जो हेवनली लाइट, जो मेमोरी ऑफ हेवनली प्योरिटी उसके अंदर है, उसको वो समेट के रख रहा है। यहाँ लाइट का मतलब एक तरीके से आप राइटियसनेस भी समझ सकते हैं, प्योरिटी भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना प्योरिटी को, अपना लाइट को कैद करके रख रहा, बचा करके रख रहा, कहीं यहाँ पे वो मिट नहीं जाए, कहीं यहाँ पे वो करप्टेड ना हो जाए। In its pure and circling thoughts express the greater heaven in an heavenless, बहुत बढ़िया लाइन है, समझिए। In its pure and circling thoughts, देखिए बार बार आप एक चीज़ ख्याल कीजिए, यहाँ पे सर्कुलर जो शेप है वो बार बार कहीं ना कोई तरीके से लेकिन आ रहा है, ठीक है। जब पहला सेक्शन में हम लोग देख लेते ड्यू ड्रॉप, उसमें भी कितना बार आया था, ठीक है। ड्यू ड्रॉप का खुद का शेप गोल है, ठीक है। फिर इन राउंड इट इनक्लोजेस वो भी था, फिर था इट्स लिटिल ग्लोब एक्सटेंड, धरती का जैसा वो खुद है, ठीक है। तो इतना बार वहाँ पे ये सर्कल शेप का मेंशन आया है। यहाँ भी आप देखिए ह्यूमन सोल में भी उसको ड्रॉप बताया गया, ठीक है। फिर उसको अभी क्या बताया जा रहा है कि इट्स प्योर एंड सर्कलिंग थॉट्स। तो एक्चुअली जो सर्कल जो शेप है ना, ये भी एक्चुअली यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल है? कंप्लीटनेस और परफेक्शन का सिंबल है। एक तरीके से द शेप ऑफ सर्कल, द राउंड शेप इन इट सेल्फ सिम्बलाइजेस प्योरिटी, कंप्लीटनेस, एंटायरिटी, ओके, होलनेस, परफेक्शन। अर्थली चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। अर्थली चीज़ में, वर्ल्डली चीज़ में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खामी रहता ही है, लेकिन ह्यूमन सोल कमी खामी वाला चीज़ नहीं है, वो तो हेवन से आया है, वो हेवन का एक पार्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्योर, इट इज़ कंप्लीट, इट इज़ परफेक्ट। इसीलिए हमेशा सोल से रिलेटेड चीज़ को राउंड या सर्कुलर तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है इस पोएम पे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इन इट्स प्योर एंड सर्कलिंग थॉट्स एक्सप्रेस द ग्रेटर हेवन इन एन हेवनलेस। तो जो बड़ा हेवन है, ग्रेटर हेवन यानी जो एक्चुअल जो हेवन है, और हेवनलेस यानी कि जो छोटा हेवन, मतलब ये सोल अपने खुद को बता रहा है, ठीक है। ह्यूमन सोल खुद एक छोटा हेवन है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हेवन का एक पार्ट है। बड़ा हेवन में जो अंतहीन जो रोशनी है, ओके, एवरलास्टिंग जो लाइट है, एवरलास्टिंग जो शाइन है, जो प्योरिटी है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा ह्यूमन सोल अपने अंदर लेके आया है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है वो भी अपने अंदर एक छोटा हेवन लेके आया है, वो खुद में एक छोटा हेवन है, ठीक है। तो वो इस छोटा हेवन में अपने आप में ही वो जो बड़ा हेवन है, जो एक्चुअल हेवन है, उसका वो रिफ्लेक्शन देख पा रहा, उसी में अपने आप में ही वो जो हेवन है, एक्चुअल हेवन है, उसको रियलाइज़ करने का कोशिश कर रहा, और इसीलिए वो वर्ल्डली प्लेजर को दूर रख रहा है कि ठीक है, हमको कोई वर्ल्डली प्लेजर का दरकार नहीं है, हमको कोई मटेरियलिस्टिक आनंद का दरकार नहीं है। हम, मेरे अंदर जितना भी प्योरिटी लेके हम आए थे उसी में हम संतुष्ट है, उसी में हम मेरा घर का मेमोरी को ढूंढेंगे, उसी में हम अपना घर का प्योरिटी को एंजॉय करेंगे,
ओके, अच्छा, ग्रेटर हेवन इन हेवनलेस हो गया। अब देखते हैं इन हाउ कॉय अ फिगर वोंट एवरी वे इट टर्न्स अवे। इन हाउ कॉय, कॉय मतलब होता है मॉडेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉय एक तरीके से मॉडेस्टी को समझा रहा है, ह्यूमिलिटी को समझा रहा, बहुत ही ये मतलब विनम्र है, बहुत ही ये नाजुक है, बहुत ये डेलिकेट है, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक फिगर है। इसने एक रिस्पेक्टफुल फिगर में बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से खुद को कंटेन करके रखा है। ये खुद को बहुत एक्सपैंड नहीं किया है, खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा नहीं रहा। एक तरीके से यहाँ पे आप एरोगेंस को समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी बहुत एरोगेंट बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखा रहा है खुद को, बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, तो ठीक है। तो एरोगेंस के साथ एक बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने का, बहुत फैल के दिखाने का एक हल्का सा कनेक्शन यहाँ हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा जो मॉडेस्ट मतलब सच में भी आप सोचिएगा, आपका चारों तरफ जो जितना मॉडेस्ट आदमी है, जितना विनम्र आदमी, रिस्पेक्टफुल आदमी है, वो जनरली खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते, वो रिस्पेक्टफुली अपने अंदर कंटेन होके रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ड्यू ड्रॉप नहीं, ये जो ह्यूमन सोल है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा, ये भी लेकिन अपने आप में कंटेन है। ये बहुत बड़ा चढ़ा के खुद को नहीं दिखा रहा, एक कॉय फिगर में, ठीक है, एक बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में ये खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। एवरी वे इट टर्न्स अवे, हर जहाँ ही ये जा रहा उस जगह से ये मुंह मोड़ ले रहा, जहाँ पर भी इसका नज़र जा रहा, जहाँ पर भी ये निगाह अपना रख रहा, उस जगह से मुंह मोड़ ले रहा। क्यों? क्योंकि ये इसको कुछ नहीं पसंद आ रहा। पूरा दुनिया में, पूरा धरती में जिस तरफ देख रहा, कोई भी जगह, कोई भी बातचीत, कोई भी मेंटालिटी उसको पसंद आ ही नहीं रहा, कोई चीज़ उसको अपना जैसा लग ही नहीं रहा। यहाँ पे उसको बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, बहुत ही आउट ऑफ द होम फीलिंग है। जैसे होता है ना, जब हम लोग एकदम बाहर कोई जगह चल जाते हैं, एकदम कुछ नहीं पसंद आता, कुछ अपने जैसा नहीं लगता, ठीक है। तो सोल भी जैसे अपना असली होम से बाहर आ गया है, उसका असली होम क्या है? हेवन है। वहाँ से बाहर आके इस अर्थ में आ गया, अनजान एक देश में आ गया, जहाँ पर भी जा रहा उसको कुछ नहीं पसंद पड़ रहा, इसलिए वो खुद को अपने आप में समेट के रखा है। कहीं पे वो जा ही नहीं रहा, कहीं पे वो खुद को ओपन अप कर ही नहीं रहा। देखिए फिर से यहाँ पे बहुत बुद्धि करके सर्कल शेप को फिर से दिखा दिया गया। अगर आप सर्कल शेप को जियोमेट्रिकली एक बार सोचिए तो सर्कल क्या होता है? एक कर्व्ड लाइन होता है। तो एक्चुअली सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई पॉइंट से लेकर के ऐसा कर्व्ड लाइन लेकर के ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है कि हर मोमेंट पे हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, है ना। कर्व्ड लाइन क्या होता है? कर्व्ड लाइन तो वही होता है जो हर मोमेंट में अपना डायरेक्शन से हट जाए, हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करते रहे, घूमते रहे, मुड़ते रहे हमेशा। वैसे ही तो एक सर्कल बनता है। तो एक तरीके से ये समझाया जा रहा है कि अगर परफेक्शन चाहिए, अगर कंप्लीटनेस चाहिए, तो हमेशा खुद को मोड़ते रहो, हमेशा खुद को बचाते रहो। किस चीज़ से बचाते रहो? अर्थली इम्परफेक्शन से अपने रास्ता हमेशा मोड़ते रहो, हमेशा बचते रहो, तभी जाके तुमको परफेक्ट शेप यानी कि सर्कुलर शेप मिलेगा। और सर्कुलर शेप यानी किसको दर्शा रहा? द स्टेट ऑफ परफेक्शन, द स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस, ए हेवनली कंडीशन। तो अगर हेवनली स्टेट को मेंटेन करना है तो हर वक्त अपने आसपास जो तुम्हारा टेम्पटेशन है, आसपास तुम्हारा जो वर्ल्डलीनेस है, उससे पीछा छोड़ो, उससे अपना रास्ता मोड़ो, ठीक है। ये मैसेज दिया जा रहा। सो द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग राउंड येट रिसीविंग इन द डे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फिर से राउंड शब्द का प्रयोग, तो यहाँ राउंड बहुत बार आया है और राउंड का मतलब हर जगह यहीं कंप्लीशन या परफेक्शन को ही समझाया जा रहा है, ठीक है। इवन अब देखिए सन का मेंशन हुआ है, सन भी तो राउंड इन शेप है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ राउंड शेप का और कंप्लीशन का। सो द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग राउंड येट रिसीविंग इन द डे। तो जो चारों तरफ का जो वर्ल्ड है, चारों तरफ का जो दुनिया है, उसको ये क्या कर रहा है? उसको एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब उसको ये बाहर रख रहा है, खुद से ये दूर रख रहा है, खुद से परे रख रहा है, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र एक चीज़ है दुनिया में जो ये अलाउ कर रहा है खुद में खुद से कांटेक्ट होने का अलाउ, ये बस एक ही चीज़ को कर रहा है, क्या? वो है डे। क्यों? क्योंकि दिन में इसको रोशनी मिलता है और वो रोशनी जो सूरज का जो किरण है, दैट इज़ वेरी प्योर, दैट इज़ वेरी परफेक्ट, दैट इज़ वेरी कंप्लीट। वो उसको किस चीज़ का बारे रिमाइंड कराता है? ह्यूमन सोल को। ये जो सनलाइट है, या जो सनशाइन है, या जो डे टाइम ब्राइटनेस है, ये किस चीज़ का रिमाइंडर है ह्यूमन सोल के लिए? दैट इज़ द रिमाइंडर ऑफ द हेवन। क्योंकि हेवन, जैसे कि हम पहले भी बोले हैं, हेवन इज़ अ लैंड ऑफ इटर्नल लाइट, इटर्नल ब्राइटनेस। तो वही रिमाइंडर की तरह काम करता है कि देखो सुबह का रोशनी आ रहा, सुबह का सूरज किरण दे रहा, बस यही एक
ट्रस्टेड चीज़ है जिसको हम ले सकते हैं, जिसका साथ हम खुद का कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड से खुद को वो लॉक आउट कर लिया है, वर्ल्ड का सारा चीज़ है वो मुंह मोड़ के एकदम राउंड तरीके से खुद को घेर लिया है। बस सनशाइन या जो ब्राइटनेस है उसको वो अपने अंदर समेट रहा है। ओके, हाउ लूज एंड ईजी, सॉरी एक लाइन स्किप हो गया। डार्क बीनीथ बट ब्राइट अबव, हियर डिसडेनिंग देयर इन लव। तो डार्क बीनीथ मतलब जो नीचे अंधेरा है, बट ब्राइट अबव लेकिन ऊपर उजाला है। हेयर डिसडेनिंग यहाँ पे हेट है, डिसडेन का मतलब होता है हेट, डिसलाइक, यहाँ पे नापसंदी है, यहाँ पे हेट है। देयर इन लव लेकिन वहाँ प्यार है। अब देखिए यहाँ पे बीनीथ अबव, हेयर देयर, दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ों के बारे में बात किया जाए। यहाँ मतलब धरती में, अर्थ में, वर्ल्ड में, वहाँ मतलब स्वर्ग में, हेवन में, एक्चुअल गॉड्स अबोर्ड में, ठीक है। बीनीथ मतलब यहाँ नीचे वर्ल्ड में, ऊपर मतलब वहाँ ऊपर हाई स्काई में, हेवन में, ठीक है। तो एक तरीके से बीनीथ ये दर्शा रहा है कि नीचे मतलब लोअर स्ट्रेटा, ठीक है। एक तरीके से जो वर्ल्ड है वो एक लोअर जगह है, वो एक लेसर जगह है, वो एक इन्फीरियर जगह है, रादर दैन इफ़ कंपेयर टू हेवन। हेवन इज़ अ मच हायर स्टेट, हायर मतलब सुपीरियर, हायर यानी बेटर, हायर यानी मोर परफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ नीचे वो डार्क है, जो ह्यूमन सोल है जब तक वो नीचे है, जब तक वो धरती में है तब तक वो डार्क है। तब तक वो क्यों डार्क है? क्योंकि तब तक उसके आसपास इम्परफेक्शंस है, तब तक उसके आसपास टेम्पटेशन है, वर्ल्डली प्लेजर उसको घेरे हुए चारों तरफ से। तो वही डार्कनेस का, वही डार्क डिज़ायर का एक रिफ्लेक्शन जैसे उसका खुद के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए नीचे उसको डार्क लग रहा है। लेकिन जब भी वो ऊपर जाएगा, जब भी वो हेवन की तरफ जाएगा, तब सारा डार्कनेस, सारा गलत चीज़, सारा टेम्पटेशंस मिट जाएगा, धुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तब देन द ह्यूमन सोल विल बी परफेक्ट, शाइनिंग क्लियर लाइक अ ड्यू ड्रॉप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो नफ़रत भरा हुआ है ना, यहाँ पे उसको पसंद नहीं पड़ रहा कुछ, प्यार बस उसके दिल में हेवन के लिए है, जाना है हेवन में, जाना है हेवन में, लौट के जाना है, यही उसका मनोकामना है। इट मूविंग sorry, how loose and easy hence to go, how girt and ready to ascend। तो इसीलिए कितना लूज़ हो जाता है, कितना ईजी हो जाता है जाना। क्यों? देखिए, कोई जगह से आपको जाने का मन तभी नहीं करेगा जब वहाँ पे आपके लिए कोई अट्रैक्शन हो, वहाँ पे आपका कुछ दिल लग रहा हो, मन लग रहा हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप गए हॉस्टल में, ठीक है। अब हॉस्टल में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त यार मिल गए, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, बहुत अच्छा खाना पीना मिल गया, बहुत अच्छा सारा चीज़ मिल गया, दोस्ती हो गई, तो तब आपको मन करेगा ज़्यादा कि घर आए? नहीं, तब मन करेगा नहीं, छोड़ो भैया, ये हॉस्टल में ही रहते हैं। लेकिन अगर हॉस्टल में हो गया रैगिंग, हॉस्टल में कोई दोस्त नहीं मिला, एकदम बेकार सा खाना, बेकार परिवेश, कुछ नहीं, तब घर का याद आएगा कि नहीं भैया घर बहुत अच्छा था, घर ही जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। तो सेम तरीके से क्योंकि ह्यूमन सोल को अर्थ में कोई लगाव ही नहीं पैदा हुआ, कोई अटैचमेंट ही इसका क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो अर्थ का हर तरफ से मुंह मोड़ के रखा है, ये तो टेम्पटेशन से, वर्ल्डलीनेस से खुद को बचाए रखा है। ये किस बेसिस में ज़िंदा है? ये सिर्फ इसी मतलब यही राह में, यही दिन के लिए वो अपेक्षा करके दिन काट रहा है कि कब जाएंगे, कब जाएंगे मेरा असली घर, कब जाएंगे मेरा असली पिता के पास, गॉड से कब मिलेंगे, हेवन में कब मिलेंगे, कब जाएंगे। बस यही तो उसका एक मतलब इच्छा है जो उसमें पनप रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि उसका कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ से जाना उसके लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है यहाँ से बिछड़ करके हेवन में जाना। ओके, हाउ गर्ट एंड रेडी टू असेंड, असेंड मतलब है ऊपर चढ़ना, टू राइज अबव, ठीक है। तो इसीलिए उसके लिए ऊपर जाना मतलब धरती को छोड़ करके ऊपर हेवन में जाना इसके लिए बहुत आसान है। ये पूरा एकदम रेडी होके बैठा है, एकदम गर्ट यानी एकदम प्रिपेयर्ड और रेडी होके बैठा है कि कब जाएंगे, कब जाएंगे, ठीक है। मूविंग बट ऑन अ पॉइंट बिलो इट ऑल अबाउट डज अपवर्ड बेंड। तो मूविंग बट ऑन अ पॉइंट बिलो, देखिए फिर से यहाँ पे एक सर्कल शेप का रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो मूविंग बट ऑन अ पॉइंट बिलो, तो कोई बिलो पॉइंट में, कोई नीचे का पॉइंट में जब भी जा रहा है, जैसे एक सर्कल को अगर इमेजिन कीजिए, फिर से एक जियोमेट्रिकल सर्कल को आप इमेजिन कीजिए, तो सर्कल में कोई भी निचला तरफ जैसे ही कोई पॉइंट में आप आएंगे, ठीक वैसे ही आपको लगेगा ना कि अब वो पॉइंट से अगर आप देखेंगे सर्कल का बाकी हिस्सा को, तो लगेगा ना जैसे ऊपर का तरफ उसका ढलाव है, ऊपर का तरफ उसका कर्व है,
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं, व्हील का एग्जांपल से समझते हैं। चक्का, एक व्हील, ठीक है, तो एक व्हील जब टर्न करता है, मान लीजिए एक व्हील में कोई एक च्युइंगम लगा हुआ है, एकदम आसानी से समझा रहे हैं, च्युइंगम लगा हुआ है। अब वो च्युइंगम तो एक जगह में नहीं रहेगा ना, जैसे व्हील रोटेट करते रहेगा, च्युइंगम कभी ऊपर से नीचे आएगा, कभी नीचे से ऊपर आएगा। तो मान लीजिए जब वो च्युइंगम नीचे पहुंचा, ठीक है, नीचे पहुंचा, तब उसको लगेगा ना कि ऊपर, अब वो ऊपर जाने वाला है। तो हमेशा ही जब वो नीचे कोई पॉइंट आएगा व्हील का, या कोई सर्कल के नीचे कोई पॉइंट आएगा, तब तक उसको लगेगा कि अब हमको ऊपर जाना है, अब हमको ऊपर जाना है। सिमिलरली ह्यूमन सोल का भी सेम हालत है। ह्यूमन सोल अभी नीचे है, ह्यूमन सोल अभी अर्थ में है, हमेशा उसको लग रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, अब मेरा ऊपर जाने छोड़ के और कोई रास्ता मेरे सामने है ही नहीं, कोई और ऑप्शन मेरे सामने खुला है ही नहीं, बस एक ही रास्ता हमको दिख रहा है जो ऊपर लेके जाता है, जो हेवन में लेके जाता है। तो जाएंगे तो हम वहीं पे। ओके, Such did the manna's sacred dew distill, white and entire, though congealed and chill। अब देखिए यहाँ पे एक बिब्लिकल अल्यूजन हम लोग को मिलता है। ये जो माना है ये एक्चुअली एक सेक्रेड फूड है, ठीक है, ये एक्सोडस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब इजिप्ट से आपका जो इज़राइलाइट्स थे, इज़राइल में जो रहने वाले, जो इजिप्ट में से जब वो लोग जा रहे थे, इजिप्ट से जब उनका मास इजेक्शन हो रहा था, एकदम पूरा मोसेस का अंडर में जब एक्सोडस हो रहा था, जब वो जा रहे थे, तब उनके पास खाने का साधन नहीं था, ठीक है, वो बेचारा भूखे थे, बहुत कष्ट में थे। तब गॉड ने क्या किया कि गॉड ने उन लोग को इज़राइलाइट्स के लिए, जो एक्सोडस में जा रहे थे, इजिप्ट से बाहर निकल रहे थे, उन लोगों के लिए स्पेशली एक फूड का बंदोबस्त किया। उसको माना कहा जाता है, ठीक है। माना यानी ये एक ड्यू ड्रॉप जैसा है, ठीक है। बाइबल में इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि इट्स अ फाइन फ्लेक लाइक थिंग, मतलब एकदम स्नो का जैसा, फ्लेक का जैसा, ये बहुत फाइन थिंग था ये माना, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि वाइट एंड एंटायर, एकदम सफ़ेद था, स्नो जैसा था, ठीक है, फ्रॉस्ट जैसा था, इंटायर एकदम पूरी था, राउंड शेप का था। ओके, दो कंजिल्ड एंड चिल। कंजिल्ड मतलब एक कंसोलिडेट फॉर्म में रहना, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म में, जैसा होता है ना कि कोई चीज़ एकदम लिक्विड चीज़ को अगर आप थोड़ा जमा देंगे तो पूरा एकदम हार्ड हो करके, पूरा हार्ड नहीं भी होगा तो थोड़ा सा एकदम जैसे जम करके जाता है, तो ठीक वैसे कंजिल्ड मतलब भी वैसे कंजिल्ड एंड चिल, थोड़ा जम जाने वाला, थोड़ा ठंडा। तो माना भी वैसे ही था, एकदम ड्यू ड्रॉप जैसा था, राउंड था, स्नो फ्लेक जैसा था, लेकिन उसका एक शर्त था कि उसको तभी खा लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो सन का हीट से इवेपोरेट हो जाएगा। देखिए एक तरीके से ये जो माना का यहाँ पे रेफरेंस है, ये एक तरीके से ड्यू ड्रॉप से भी काफ़ी तरह से रिलेटेड है। नहीं, अब खुद ही सोच के देखिए, ड्यू ड्रॉप भी क्या होता है, ड्यू ड्रॉप भी कंजिल्ड और चिल होता है, थोड़ा जमा हुआ होता है, ठंडा होता है, इंटायर होता है, पूरा राउंड शेप का होता है, ऊपर से आता है, फिर जब सन उसमें गिरता है इवेपोरेट होकर वो वापस स्काई में चल जाता है। ठीक वैसे ही माना भी क्या था, माना भी एक स्नोफ्लेक जैसा था जो गॉड ने भेजा था, जो खाना इज़राइलाइट्स के लिए एक्सोडस में जब वो लोग थे, इजिप्ट से बाहर जा रहे थे तब। तो माना का भी सेम क्राइटेरिया था कि वो रात जब भी वो गिरता तो उसी टाइम में उसको कलेक्ट कर लेना था, क्योंकि अगर वो टाइम मतलब एक्सपायर कर गया, सन निकल गया, तो बस वो फिर से इवेपोरेट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, जिस दिन का है उसी दिन में कर लेना पड़ेगा, खा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे ये माना के ज़रिए ही जो इज़राइलाइट्स थे वो मरने से बचे थे। ये तो यही है रेफरेंस, बिब्लिकल अल्यूशन कि द गॉड सेंड फूड ऑफ माना। ओके, तो सच डिड द माना सेक्रेड ड्यू डिस्टिल। तो ठीक ऐसे ही डिस्टिल का मतलब यहाँ पे होता है कि एकदम प्योर, ठीक है, हर इम्प्योरिटी से उसको छांक लेना, उसको अलग कर लेना, उसको सेपरेट कर लेना। अब माना से ज़्यादा प्योर क्या ही हो सकते, वो खुद गॉड ने भेजा, गॉड का भेजा हुआ खाना है, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द प्योरिटी यू कैन एक्सपेक्ट, इजंट इट। तो ठीक वैसे ही ह्यूमन सोल भी क्या है, ह्यूमन सोल भी तो एक तरीके से गॉड का ही भेजा हुआ एक चीज़ है ना, जो हेवनली किंगडम है उसका ही, जो हेवनली लैंड ऑफ इटर्नल लाइट है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये भी तो एक तरीके से गॉड का ही भेजा हुआ एक हिस्सा हुआ, ये भी जम करके रहता है, ये भी खुद कंसोलिडेट होकर रहता है, ठीक है। सारा वर्ल्डली चीज़ से खुद को दूर दूर रखता है, और जब सन उस पर गिरता है तो वो चल जाता है ऊपर। ये सन मतलब नॉर्मल सन नहीं, ये सन मतलब
द ऑलमाइटी, यहाँ पे सन को एक्चुअली गॉड का खुद का साथ तुलना किया जा रहा है। ये अगला लाइन में फिर से हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, congealed on earth but does dissolving run into the glories of the almighty sun। मतलब ठीक है, वो जो माना के जैसा जो ड्यू ड्रॉप है, ह्यूमन सोल ठीक वैसे ही कंजेल्ड होके, चिल होके, जमाट बंद के, कॉन्सोलिडेट होकर रहता है, लेकिन ये डिज़ोल्व भी होता है, ये पिघलता भी है, ये मेल्ट भी होता है। जैसे माना भी डिज़ोल्व हो जाता था, ठीक है, माना जो अर्थ में था, जो गॉड सेंट फूड जो अर्थ में रहता था, वो तो परमानेंट नहीं था ना, वो थोड़ी ही देर के लिए था, फिर सन का हीट में फिर से मतलब पिघल करके चल जाता था ऊपर। तो ठीक वैसे ही ह्यूमन सोल भी यहाँ टेम्परेरी समय के लिए ही रहने आया है अर्थ में, हमेशा के लिए वो नहीं रहने वाला। जब उसमें गॉड का उसका अप्रूवल मिलता है, मतलब सीधा बात, अप्रूवल मतलब क्या, मतलब द एक्सपायरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक जब ह्यूमन लाइफ ख़त्म होता है, जब डेथ आता है, ह्यूमन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब मुक्ति मिलता है किसको? तब मुक्ति मिलता है ह्यूमन सोल को, ठीक है। तब ह्यूमन सोल अपना मुक्ति लेकर के, अपना लिबरेट होकर के जाता है कहाँ? ऊपर हेवन में, गॉड के पास। तो ये सन कौन है? ये कौन सा सन का मतलब किरण आकर के ह्यूमन सोल को आज़ाद करता है? ये ऑलमाइटी सन है, ये गॉड खुद है। Here sun represents the omnipotent, the almighty, the creator, the God himself। ठीक है, तो ये हुआ पूरा ऑन अ ड्यू ड्रॉप पूरा पोएम, जहाँ पे पहले ड्यू ड्रॉप का कहानी के ज़रिए एक ह्यूमन सोल का यर्निंग को समझाया गया कि ह्यूमन सोल कितना मतलब जागरूक, कितना इच्छुक रहता है कि कब धरती का वो अपना वैलिडिटी ख़त्म करके जाएगा, मिलेगा अपना ओरिजिन में, मिलेगा अपना हेवन में, मिलेगा अपना गॉड के साथ। तो आशा करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हम लोग का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी आप लोग को स्पेसिफिक पॉइंट में अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ वो टॉपिक को मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।